कभी सोचा नहीं था कि स्कैल्पल पकड़ने वाले हाथ एक दिन विजन के बिजनेस मॉडल डिजाइन करेंगे। ना प्लान था ना ब्लूप्रिंट, बस एक सोच थी कि हर आंख रोशनी डिजर्व करती है। ये कहानी है एक सर्जन की जिन्होंने मेडिकल को सिर्फ करियर नहीं कर्म बना दिया, जिन्होंने एम्पैथी से हॉस्पिटल बनाया, एथिक्स से एम्पायर और विजन से एक लेगेसी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर सुरेश कुमार पांडे की, जिनसे हम पहले भी बात कर चुके हैं। अगर आपने पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, जहां आप देख सकते हैं कि यहाँ बात सिर्फ आंखों की नहीं होगी। यहाँ हम देखेंगे उस रोशनी को जो अंदर से आती है। तो आइए मिलते हैं डॉक्टर सुरेश पांडे से, एक साइकिलिस्ट, एक आई सर्जन और एक मोटिवेशनल स्पीकर। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में फिर से। कैसे हैं आप? थैंक यू। मैं बहुत अच्छा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी टुडे। थैंक यू। तो डॉगप्रेन्योर के बारे में बात शुरू करते हैं। ये एक नया टर्म है, इसको आपके लिए ये टर्म क्या मायने रखती है और क्या आपने इस टर्म को कॉन्शियसली चूज किया है खुद के लिए? डॉगप्रेन्योर एक ऐसा शब्द है जो कि प्रचलन में है और ये दो शब्दों से बना है, डॉक्टर और एंटरप्रेन्योर। तो दोनों को जब मिला देते हैं तो बनता है डॉक्टरप्रेन्योर या डॉगप्रेन्योर। तो डॉगप्रेन्योर एक ऐसा शब्द है जो कि चिकित्सा जगत में चिकित्सक और उद्यमी दोनों के बीच की एक कड़ी है, एक कॉम्बिनेशन है, एक लिंक है। जब डॉक्टर एक एंटरप्रेन्योर का रोल अदा करता है तो वो डॉगप्रेन्योर कहलाता है। धीरे धीरे मेडिकल साइंस की उन्नति के साथ साथ आज के इस वर्तमान युग में अनेकों युवा चिकित्सक अपना खुद का सेटअप स्टार्ट करना चाहते हैं, अपनी खुद की प्रैक्टिस स्टार्ट करना चाहते हैं, अपने खुद का सेटअप उस जगह स्टार्ट करना चाहते हैं जहाँ पर हेल्थ केयर की ज़रूरत है या जिस स्थान पर उनकी कोई इमोशनली बॉन्डिंग है। तो डॉगप्रेन्योर जो है वो एक ऐसी यात्रा का नाम है जो उन्हें अपनी मंजिल तक पहुंचाने में सहायक सिद्ध होती है और उस मुकाम तक ले जाने में सहायक सिद्ध होती है जिसकी कल्पना उन्हें की थी और जिसका सपना उन्होंने देखा था। तो जैसा हमें आपके साथ एक और पॉडकास्ट करने का मौका मिला, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, मैं चाहूँगी कि हमारे दर्शक वो भी ज़रूर देखें। तो उसमें आपने बताया था कि आपने यूएस, ऑस्ट्रेलिया वगैरह में काफ़ी टाइम स्पेंड किया, आपको उन जगहों का भी एक्सपीरियंस है। तो जब आपने वहाँ का एक्सपीरियंस किया तब आप जॉब करने के लिए वहाँ भी सेटल हो सकते थे, फिर आपने इंडिया आकर सुवी हॉस्पिटल खोलने का क्यों सोचा? अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया में हमने लगभग 7 वर्षों तक कार्य किया था और मुझे ऑस्ट्रेलिया में एक अच्छी पोजीशन भी मिल चुकी थी जो कि प्रोफेसर फ्रैंक विल्सन ने मुझे ऑफ़र की थी कि आप यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी में एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में यहाँ कार्य करें, क्योंकि मेरा लगभग 150 से अधिक मेरे पब्लिकेशन थे और कई सारे जर्नल्स में, टॉप जर्नल्स में पब्लिकेशन थे, बुक्स थी, बुक चैप्टर्स थे, प्रेजेंटेशन थे। तो जिनके चलते प्रोफेसर फ्रैंक विल्सन सर को लगा कि शायद मैं एक अच्छा एक टीचर, एक मेंटर और रिसर्चर हो सकता हूँ आई सर्जन के साथ साथ। तो उन्होंने मुझे काफ़ी जोर दे के कहा कि आप यहीं रुकें। डॉक्टर विदुषी जो कि मेरी वाइफ है, उनको भी समझाया उन्होंने 2-3 बार, कई बार उन्होंने घर बुला के भी समझाया हम दोनों को कि आप यहीं रुकें, दिस विल बी द बेस्ट प्लेस फॉर योर करियर। लेकिन उस समय जब हम लोगों ने वापस इंडिया आने का सोचा तो मुझे सबसे ज़्यादा अपील हुई अपने गांव की, मोहना गांव की याद आई और कोटा जो कि मोहना से पास है। मुझे लगा कि शायद मोहना से मंजिल तक मेरा ये सफ़र भारत बिना लौटे पूरा नहीं होगा। और इसके साथ साथ एक और चीज़ मुझे बड़ी अपील करती थी प्रोफेसर विल्सन की कि वो जब भी कभी मेरी बात होती थी उनसे तो वो और हम लोग दोनों कई चीज़ें शेयर करते थे। वो भी रात को, फ्राइडे के दिन रात को, सैटरडे के दिन रात को, संडे के दिन रात को 9 बजे से 3 बजे 4 बजे तक काम करते थे अपने ऑफिस में और मैं भी ऐसे काम करता था। तो मैंने सारी बुक्स अपनी ऐसे ही काम पूरी की रात को काम करके। और एक बुक थी पीडियाट्रिक कैटरेक्ट सर्जरी की, जिसमें वो मेरे साथ को एडिटर भी हैं, वो मेरे साथ संपादक भी हैं उस बुक के। तो हमारा कई बार बातचीत हमारी होती रहती थी। तो एक उनका कोटेशन बड़ा मुझे याद आता है कि यू शुड बी मेड इफ़ यू वांट टू अकम्प्लिश समथिंग लाइफ। तो मेड का मतलब होता है MED मीन्स मेकिंग ए डिफरेंस। तो आप मेकिंग ए डिफरेंस, आप किसकी लाइफ में यदि आप मेड यानी मेकिंग ए डिफरेंस आप पैदा कर सकते हैं,
एक कोई परिवर्तन पैदा कर सकते हैं तो आपका जीवन सफल है या आपका कार्य सफल है। तो जब मैंने मेड फिलॉसफी अपने ऊपर अपनाई तो मुझे लगा कि शायद ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका जैसे विकसित देशों में अनेकों ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हैं जो कि अपना टीचिंग कर रहे हैं, कैटरेक्ट सर्जरी या आई सर्जरी कर रहे हैं और मेंटरिंग कर रहे हैं। लेकिन भारत जैसे देश में अभी भी अनेकों नेत्र सर्जनों की ज़रूरत है, अनेकों मेंटर्स की ज़रूरत है, अनेकों प्रेरक चिकित्सकों की ज़रूरत है जो कि देश की युवा पीढ़ी को जोड़ सके और देश की लाखों ब्लाइंड व्यक्ति की जीवन में नई रोशनी भर सके। तो मेकिंग ए डिफरेंस यानी कि मेड फिलॉसफी के तहत मैंने भारत लौटने का फैसला किया और इस फैसले में सबसे बड़ा योगदान था मेरी बेटर हाफ, मेरी अर्धांगिनी डॉक्टर विदुषी शर्मा का। सर, सुवी आई हॉस्पिटल इंडिया में आके स्क्रैच से शुरू करना सब कुछ, विजन ऑलरेडी आपका विजन उस हॉस्पिटल को लेके बहुत बड़ा था, लेकिन कभी ऐसा मोमेंट आया कि आपको लगा हो कि विजन तो ठीक है, कहीं चैलेंजेस इससे ज़्यादा बड़े ना हो जाए? ये चैलेंजेस हमें शुरू के फर्स्ट मंथ से आने शुरू हो गए थे, क्योंकि जब मैं ऑस्ट्रेलिया के सिडनी आई हॉस्पिटल में और यूएस के जॉन ए मोरान सेंटर में स्ट्रोमा इंस्टीट्यूट में कार्य करता था, तो उस समय आई सर्जरी में, ऑप्थेल्मिक सर्जरी में होने वाले माइक्रोस्कोप, इंस्ट्रूमेंट्स, फेको मशीन्स, लेजर मशीन्स आदि अनेकों अत्याधुनिक नेत्र टेक्नोलॉजी की जो मशीन हम लोग यूज़ करते थे, उनकी प्राइस कभी मैंने पूछी नहीं। और जब जैसे ही हम लोग इंडिया पहुँचे और जैसे ही हमने माइक्रोस्कोप की कीमत पूछी, तो माइक्रोस्कोप की कीमत पता चली 84 लैक्स, जो कि हम लोग यूज़ करते थे। तो ऐसे लेज़र मशीन की जब कीमत पूछी तो 3.5-4 करोड़ रुपए। तो मुझे हमारे पैरों के नीचे से ज़मीन खिसकी कि जो टेक्निक्स हम यूज़ करते थे, और अधिकांश डॉक्टर्स का भी यही हाल है कि जो डॉक्टर्स जो आज टॉप नॉच यूनिवर्सिटी में या टॉप नॉच हॉस्पिटल में काम करते हैं, कई बार उनको उस इक्विपमेंट का पता नहीं होता कि उसकी प्राइस क्या है। तो जब हमने प्राइस पता की तो हमारे पैरों से ज़मीन खिसक गई। इतना हमें शौक लगा कि ये तो बड़ा मुश्किल है, नामुमकिन है। और फिर जैसे ही हम लोग पहुँचे तो सभी डॉक्टर्स ने भी ये बोला कि अरे आप लोगों ने बड़ा ये गलत डिसीजन लिया है कि यू आर रिटर्निंग फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, आप ऑस्ट्रेलिया से आ रहे हैं, सिडनी सच ए ब्यूटीफुल सिटी इन द वर्ल्ड, और वहाँ से आके ग्रेट बी सिटी विच इज़ कोटा, उसमें सेटल हो रहे हैं। और कई लोगों ने ये भी बोला कि ये दोनों डॉक्टर्स नए नए आए हैं और ये शायद 3 से 4 महीने के अंदर वापस वाइंड अप करके चले जाएंगे। और मेरे जो मेंटर थे प्रोफेसर फ्रैंक विल्सन, उन्होंने मुझे एक बात बोली थी कि आई एम सेंडिंग यू बैक, यू गो एंड ट्राई इन इंडिया, बट 1 साल तक अगर तुम सक्सेस नहीं हो पाओ तो यू कम बैक टू ऑस्ट्रेलिया अगेन। उन्होंने ये बात मुझे बोली थी कि 1 साल के बाद वापस आ जाना, अगर तुम्हें सक्सेस नहीं मिले, इफ़ यू आर नॉट हैप्पी विद योर न्यू जर्नी ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, तो अगर आपको डॉगप्रेन्योरशिप की एक नई जर्नी में मज़ा नहीं आए तो आप वापस आ जाना, यू आर मोस्ट वेलकम। तो फिर उसके बाद फास्ट फॉरवर्ड वर्ष 2013 की बात थी। हैदराबाद शहर में ऑल इंडिया ऑप्थेल्मोलॉजिकल सोसाइटी और APAO, एशिया पैसिफिक एकेडमी ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी का एक जॉइंट कॉन्फ्रेंस था और मुझे प्रोफेसर फ्रैंक विल्सन से, उनकी वाइफ गेल विल्सन से मिलने का मौका मिला। उन्होंने पूछा हाउ आर यू डूइंग, एनी प्लान टू कम बैक टू ऑस्ट्रेलिया? तो हमने बोला कि वी आर डूइंग वेरी वेल विद योर ब्लेसिंग्स एंड विद योर गाइडेंस, और हम लोग अच्छा कर रहे हैं। तो कई सारी चुनौतियाँ हमारे यात्रा में आई और बहुत सारे चैलेंजेज आए, बहुत सारी दिक्कतें आई, लेकिन कोई भी दिक्कत इतनी बड़ी नहीं थी जो कि हमारे जो एक मिशन था, जिस मिशन के थ्रू हम आए थे यहाँ पे, मेकिंग ए डिफरेंस या मेड फिलोसफी। तो मेड फिलोसफी मेकिंग ए डिफरेंस के चलते वो जितनी भी चुनौतियाँ थी, जितनी भी समस्याएं थी, जितनी भी ऑब्स्टिकल्स थे, वो सब छोटे थे उससे, और इसलिए हम उन चुनौतियों का सामना करते हुए अपने आप को उस मिशन की दिशा में आगे बढ़ाने में कामयाब हो सके। सर, इस पूरी जर्नी में आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आपकी पार्टनर, आपकी लाइफ पार्टनर, वर्क पार्टनर डॉक्टर विदुषी शर्मा आपके साथ रही हैं। तो काम और पर्सनल लाइफ, ये दोनों आप लोग कैसे बैलेंस करते हैं? हम लोग दोनों, डॉक्टर विदुषी और हम दोनों ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हैं। तो एक बड़ा कॉमन बैकग्राउंड है कि हम दोनों एक ही ब्रांच के डॉक्टर हैं। और सब स्पेशलिटी की बात करें तो डॉक्टर विदुषी जो हैं वो ओकुलोप्लास्टिक सर्जन हैं, यानी कि आई की जो प्लास्टिक सर्जरी है उसकी ट्रेनिंग उन्होंने एम्स न्यू दिल्ली से की थी, और फेलोशिप उन्होंने ऑस्ट्रेलिया से की थी, और साथ ही साथ वो लेसिक लेजर रिफ्रैक्टिव सर्जरी भी करती हैं और भी ऑकुलर ट्रॉमा मैनेजमेंट भी करती हैं।
तो हम लोगों का बड़ा ये एक सौभाग्य रहा कि हम दोनों एक ही ब्रांच से संबंधित थे, और साथ ही साथ वर्क लाइफ बैलेंस करने के लिए हम लोग हमेशा बीच में कुछ ना कुछ एक्टिविटी चलती रहती है हमारी। जैसे वंस इन अ वाइल हम वंस इन ए 6 मंथ्स हम लोग 4-5 दिनों का ब्रेक ले लेते हैं। कई बार कुछ जो चीज़ें होती कुछ वेकेशंस ले लेते हैं। और डॉक्टर विदुषी का जो उनका इंटरेस्ट है वो बच्चों में काफ़ी ज़्यादा है, तो शी इज़ वेरी पैशनेट अबाउट मोटिवेटिंग कोचिंग स्टूडेंट्स। अच्छा। उन्होंने मेरी दोस्त एक किताब भी लिखी जो कि कोचिंग वाले बच्चों के बीच काफ़ी पॉपुलर है, और रेगुलरली वो एलन करियर इंस्टीट्यूट, रेजोनेंस बंसल क्लासेज, सर्वोत्तम करियर इंस्टीट्यूट और जितने भी कोटा के कोचिंग्स हैं, आकाश कोचिंग इंस्टीट्यूट, उनमें रेगुलरली डॉक्टर विदुषी जाकर बच्चों को मोटिवेट करती हैं, और उनका ये पैशन है। और कई सारे बच्चे डॉक्टर विदुषी को अपना आदर्श मानते हैं, क्योंकि शी हैज़ डन हर MBBS फ्रॉम एम्स, और उन्होंने अपनी MD ऑप्थेल्मोलॉजी भी एम्स से किया है, और साथ ही FRCS भी किया है, और हायर स्टडीज़ भी उन्होंने की है। कई बच्चे आते हैं तो वो मैंने देखा कि कई बार हम लोग कोचिंग क्लासेस गए तो कई बच्चों ने उनके ऑटोग्राफ भी लिए हैं कि अच्छा। मैम आप ऑटोग्राफ दे दीजिए, क्योंकि उनका एक ड्रीम था एम्स में जाने का। तो जब भी किसी ऐसे डॉक्टर से मिलते हैं जो कि एम्स से जिसने पढ़ाई की हो, MBBS MD वहीं से किया हो, तो कोचिंग वाले बच्चों के लिए ऐसे डॉक्टर्स आदर्श होते हैं। तो मैंने देखा कि कई बच्चे उनसे स्पेशली दिखाने के बहाने उनसे पूछते थे कि मैम मैंने पर्चा बनवा लिया दिखाने के लिए, लेकिन मेरा असली मकसद तो आपसे मिलना था या आपसे बातचीत करना था। तो डॉक्टर विदुषी ऐसे बच्चों को फ़ीस रिफ़ंड करके और फिर वो आधा घंटा पौन घंटा टाइम देती थी कि आप कभी भी आ जाना मेरे से मिलने के लिए, उसके लिए पर्चा बनाने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो ऐसे भी कई सारे इंसिडेंट्स मैंने देखे थे, और उन्होंने बच्चों को मोटिवेट काफ़ी अच्छे से किया। शी इज़ एक्सीलेंट ओरेटर एंड शी इज़ एक्सीलेंट राइटर, और वो काफ़ी अच्छी सर्जन भी हैं, और उसके साथ साथ में उनकी ऑरेटरी स्किल्स और राइटिंग स्किल्स भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं, दोनों में, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। और हमारी बेटी जो कि इशिता जिसका नाम है, उसने भी मुझे बताया कि पापा यू शुड ऑलवेज डू हेल्दी वर्किंग, क्योंकि बिटिया जब पढ़ने लगी तो कई सारी उसके असाइनमेंट थे, उसको भी हम लोगों ने देखा, पढ़ा, और बिटिया का भी पैशन था एक लिखने का, तो उसने एक किताब लिखी है, ड्रीम बिग फ्लाई हाई, 55 स्टोरीज टू इंस्पायर यंग माइंड्स। तो उसका भी बड़ा मोटिवेशनल माइंड रहा। तो उस बुक्स को जब उसने लिखा तो कई सारी स्टोरीज उसने शेयर की। उसने एक बुक लिखी है, विंडो टू द वर्ल्ड ऑफ वंडर, तो उसमें भी उसने उस बुक में एक स्टोरीज जो शेयर की। तो उससे मुझे भी लगा कि लाइफ इज़ नॉट अबाउट ओनली अबाउट वर्क, इट्स अबाउट इन टोटलिटी वर्क लाइफ बैलेंस होना चाहिए, और आपको जो एनर्जी होती है, एक पॉजिटिव एनर्जी होती है, वो फैमिली के साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करने में होती है। तो आई वॉज फॉर्चुनेट टू वर्क ऑन दैट डायरेक्शन आल्सो। एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करने का भी मौका मिला, अपॉर्चुनिटी मिली, और उसी से कंप्लीट लाइफ बनती है। लाइफ इज ऑल अबाउट नॉट अबाउट ओनली अबाउट वर्क, बट अबाउट स्पेंडिंग क्वालिटी टाइम विद दी फैमिली मेम्बर्स। तो अपनों के साथ समय निकालना, अपनों के साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करना अपने आप में बहुत डिफ़िकल्ट काम है, लेकिन धीरे धीरे उस काम में जैसे जैसे आप फाइन ट्यून करते रहते हो तो वो भी उसकी भी आपको आदत आ जाती है, आदत हो जाती है। सर, हमारी टीम को जैसे आपके बारे में रिसर्च करते वक्त पता चला कि कोविड के वक्त एक ऐसा मोमेंट था जब एक 5 साल की छोटी सी बच्ची आपके पास आँख के जख्म को, या उससे शायद चोट लगी थी, वो ठीक करवाने आई थी भिलवाड़ा से कोटा। तो कोविड के टाइम पे ये डिसीजन आपने कैसे लिया कि आप वो ऑपरेट करेंगे? वो समय बहुत ही डिफ़िकल्ट था, बहुत चैलेंजिंग था। आज भी जब मैं उस समय को याद करता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि ये समय था अप्रैल 2020 का, और उस समय भीलवाड़ा में ही फर्स्ट कोविड जो केस ब्रेक हुआ था भीलवाड़ा के एक हॉस्पिटल से। भीलवाड़ा का नाम पूरे इंडिया भर में न्यूज़ लाइन्स में था, और जैसे मेरे पास फ़ोन आता है कि हम भीलवाड़ा से बोल रहे हैं और एक बच्ची का ऑपरेशन करवाना है, उसको चाकू से चोट लगी थी, उसकी आँख का कॉर्निया पूरी तरह से फट चुका था। और जब हमारे पास फ़ोन आया तो हमने डिस्कस किया, हमारे पास जो एनेस्थेटिस्ट टीम थी उनसे डिस्कस किया, उन्होंने मना कर दिया कि दिस विल नॉट बी पॉसिबल, और बहुत सारे चैलेंजेस थे, गवर्नमेंट की गाइडलाइंस भी नहीं थी।
और साथ ही साथ जब वो बच्ची हमारे पास पहुंची तो हमने उनको एक्सप्लेन किया कि इसमें ये भी रिस्क है, कोविड होने का भी खतरा है। तो उन्होंने सारे पेपर्स पे साइन कर दिए। हमने कंसेंट जहाँ-जहाँ भी बोला कि यहाँ साइन करो, सब जगह साइन कर दिए। सर आप तो हमारे लिए भगवान हो, फरिश्ता हो, आप जो भी करोगे सब अच्छा होगा। और मैं पूरे ट्रस्ट के साथ, पूरे विश्वास के साथ आपके पास सर्जरी कराने हम लोग आए हैं। और भीलवाड़ा में और सभी जगह हमें मना कर दिया, कोई भी डॉक्टर तैयार नहीं करने के लिए। तो उस समय डॉक्टर विदुषी ने उस बच्ची का ऑपरेशन किया था। और अच्छा। डॉक्टर विदुषी ने बोला था कि यदि चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे ऐसा लगता है कि इस बच्ची को ऑपरेट करना चाहिए। उन्होंने ऑपरेशन किया उसका, और 6 वीक्स के बाद फिर उसका कैरेट सर्जरी हुई, लेंस इम्प्लांट हुआ। और आज वो बच्ची जब भी आती है तो बड़ा हमें अच्छी फीलिंग होती है, खुशी होती है। आज वो बच्ची क्लास 5th में पढ़ रही है और उसके पेरेंट्स बड़े ग्रेटफुल हैं। और वो जो मौका था, वो जो अवसर था, वो अपने आप में एक हमारे लिए भी बहुत बड़ा लर्निंग एक्सपीरियंस था। सही बात है सर। और हमारे एनेस्थीसिया डॉक्टर ने भी मना कर दिया था। फिर हमारे डॉक्टर विजय गोयल सर हैं जो कि एनेस्थीसिया के डॉक्टर हैं, उन्होंने यस किया। और साथ ही साथ डॉक्टर विदुषी ने, डॉक्टर विजय गोयल सर ने मिलकर उस बच्ची की आँख का ऑपरेशन करने में हेल्प की। 2 घंटे में ऑपरेशन संपन्न हुआ और उसके बाद वो बच्ची की आँख की रोशनी वापस आ गई। सर तो ऐसा कह सकते हैं कि दिन रात आप लोग पेशेंट्स से ही घिरे रहते हैं, ज़्यादातर टाइम आप लोग पेशेंट्स के साथ ही स्पेंड करते हैं। तो आपके पास जब ऐसा कोई मरीज़ आता है तो आप लोग सिर्फ उसकी बीमारी देखते हैं या आप उसका सफ़र भी महसूस कर पाते हैं कि वो किन चीज़ों से गो थ्रू करके आया है? एक कंपैशनेट डॉक्टर की, एक मानसिक रूप से कनेक्टेड, इमोशनली कनेक्टेड डॉक्टर की यही पहचान है कि वो मरीज की केवल आँख में देखे। मरीज का जो भी जिस काम के लिए वो आया है, जिस बीमारी का इलाज करने के लिए आया है, उसको नहीं देखे, उसका दर्द फील करे। इसको कंपैशन कहा जाता है कि मरीज की जगह अपने आप को रखकर देखना। अच्छा। उसको एम्पैथी भी कहा जाता है। एम्पैथी एक ऐसा शब्द है, कंपैशन एक ऐसा शब्द है जिसको कहना सुनना आसान होता है, लेकिन उसको समझना और उसको महसूस करना उतना ही मुश्किल होता है। मैं अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मेरी ट्रेनिंग, मेरी जो ऑप्थेल्मोलॉजी ट्रेनिंग हुई है, वो ऐसे महान व्यक्तित्वों के माध्यम से हुई है जिन्होंने कंपैशनेट होने का, एम्पैथी का मतलब अपने कार्यों से समझाया। उन्होंने कभी क्लास नहीं ली एम्पैथी के ऊपर, लेकिन उनके हर कार्य में एम्पैथी की झलक दिखाई देती थी। कंपैशनेट हीलिंग जिसको बोलते हैं, उसकी झलक उनके व्यक्तित्व में हर मरीज के साथ इलाज करते हुए दिखाई देती थी। और उनमें सबसे प्रमुख नाम है मेरे मेंटर, मेरे मार्गदर्शक आदरणीय प्रोफेसर जगत राम सर, जो कि पद्मश्री से सम्मानित हैं। और अच्छा। उनके पीजीआई के आप एक्स डायरेक्टर भी रहे हैं। उनके साथ मुझे सीखने का मौका मिला। और जो कंपैशनेट हीलिंग का चैप्टर मैंने उनसे सीखा, वो आज भी मुझे याद है। और मैंने उनकी कंपैशनेट हीलिंग का कुछ हिस्सा सीखा मैंने। और मैं अपने आप को बहुत ही ब्लेस्ड मानता हूँ कि ऐसे मार्गदर्शक के संपर्क में मैं आया जिन्होंने मुझे एम्पैथी का मतलब मीनिंग समझाया। समझा है। सर आज के टाइम पे हेल्थ केयर डिपार्टमेंट पे जो सबसे बड़ा इल्ज़ाम लगाया जाता है वो कि अब कमर्शियलाइज़ होती जा रही हैं चीज़ें। तो ऐसे सिचुएशन में आप खुद की एथिक्स को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं? ये कमर्शलाइजेशन का जो एरा है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एरा है, ये रोबोटिक का एरा है, जो कि हमारे सामने बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है। आज आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से आने वाले समय में रोबोट्स, चैटबॉट्स और नॉन ह्यूमन इंटरफेस के माध्यम से अनेकों क्षेत्रों में कार्य हो रहा है जी। या होने वाला है। चिकित्सा विज्ञान भी इससे अछूता नहीं है, लेकिन हेल्थ साइंसेज में, नेत्र चिकित्सा विज्ञान में कंपैशनेट हीलिंग का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। और आज ही हमारे पास कोई मरीज आता है तो सबसे पहले हम मरीज की बात सुनते हैं। लिसन 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 टू द पेशेंट। ये चीज़ थी जो हमारे मेंटर्स पद्मश्री डॉक्टर आमोद गुप्ता सर ने हमें ड्रिल करके सिखाई थी कि फर्स्ट यू लिसन टू द पेशेंट, रोगी की बात को सुनो। तो जब हम रोगी बात को सुनते हैं, बिना जजमेंट के उसकी बात को सुनते हैं, बिना किसी इंटरप्शन के, बिना किसी व्यवधान के, तो उसकी आधी समस्या तो तभी खत्म हो जाती हाँ, है। मेंटली वो शांत हो जाता है कि शांत हो मेरी जाता है। प्रॉब्लम सुनी गई। सुनी गई। और ऐसी स्थिति में जब आप सुन लेते हैं उनकी बात को अच्छी तरह से, तो रोगी बड़ा कंफर्टेबल, बहुत ही कनेक्टेड फील करता है।
मेडिकल चिकित्सा के 4 बहुत बड़े आयाम हैं जिसको बोलते हैं केयर, सी यानी केयर, दूसरा है कंपैशन और तीसरा है कॉम्पिटेंसी और चौथा है अपना जो गिविंग बेस्ट टू द पेशेंट जिसको बोलते हैं हम लोग की कॉम्पिटेंस। तो केयर, कंपैशन, कॉम्पिटेंस ये एक ऐसे शब्द हैं जो कि मेडिकल जगत में मरीज की टोटल हीलिंग के लिए जिम्मेदार हैं। तो हम लोग आज भी जब कोई मरीज आता है तो उसको केयर, कंपैशन और कॉम्पिटेंस के माध्यम से देखते हैं और इसीलिए सुई नेत्र चिकित्सालय कोटा का जो मिशन स्टेटमेंट है वो हमने रखा है कॉम्पिटेंट केयर विथ कंपैशन। तो इसका मतलब ये है कि कॉम्पिटेंट केयर विथ कंपैशन कि आप सबसे बेस्ट आई केयर एक कंपैशन यानी कि मानवीय संवेदनाओं से ओतप्रोत सबसे बेस्ट आई केयर दें मरीज को। यही हमारा मिशन स्टेटमेंट है सुई नेत्र चिकित्सालय का, जिसे हम हर दिन जीते हैं और हर पेशेंट के साथ हम उसको अनुभव करते हैं। सर, आपकी बातों से लगता है कि आप स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं, आप इम्पैथ भी हैं, आप इमोशनल भी हैं चीज़ों को लेके। तो आप ऐसा कोई पेशेंट के साथ कोई इंसिडेंट, कोई एग्जांपल है आपके पास जहाँ पे आप सीरियसली इमोशनली ब्रेक डाउन हो गए हो कि या फिर बहुत आपने स्पिरिचुअल कनेक्ट फील किया हो? ऐसा एक नेत्र चिकित्सक के रूप में कार्य करते हुए मेरे साथ अक्सर होता रहता है। कई बार मेरी लाइफ में एज ए करियर बहुत सारे मरीज ऐसे आते हैं जो कि बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं और बहुत ही मुश्किल होता है उनका सर्जरी करना। कई बार ऐसे व्यक्ति भी आते हैं जो कि नेत्रहीन हैं, जिनको दिखाई नहीं देता है, बहुत ऑपरेशन करना बड़ा जोखिमपूर्ण होता है। तो ऐसे रोगियों का उपचार करते समय, स्पेशली वन आइड जिनकी एक ही आँख है, उनका उपचार करते समय, उनका सर्जरी करते समय हमें अंदर से बड़ा एक विश्वास होता है ईश्वर पर कि अपन को ट्राई करना चाहिए। और इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको शेयर करूँगा। कोटा में अपना घर एक आश्रम है जहाँ पर होमलेस लोग रहते हैं, जहाँ पर वो लोग रहते हैं जो समाज के द्वारा ठुकराए गए हैं। और एक ऐसी दिन एक व्यक्ति मुझे अपना घर में भर्ती एक लेडी को लेके आता है जिसका नाम था कबूला जी। कबूला जी की दोनों आँखों में कैटरेक्ट था जो कि पक चुका था और वो जब मुझे दिखाने के लिए आई तो मैंने देखा कि उनके पैरों पर पट्टी बंधी थी, बैंडेज थे, प्लास्टर ऑफ पेरिस था। मैंने पूछा उनसे तो केयर टेकर्स ने बताया मुझे कि रात को ये टॉयलेट करते समय गिर गई थी तो इनकी पैरों में फ्रैक्चर हो गया और इनको बड़ी दिक्कत आ रही है क्योंकि इनकी दोनों आँखों से दिखता नहीं है। जब मैंने उनका वर्कअप किया, एनेस्थीसिया से डिस्कस की, एनेस्थीसिया के डॉक्टर से डिस्कस किया तो उन्होंने मुझे बोला कि इनको कई सारी प्रॉब्लम्स हैं, कोविड भी हो चुका है इनको, तो इसलिए एनेस्थीसिया देना संभव नहीं है। तो उस समय मुझे ऐसा विश्वास हुआ, ऐसी प्रेरणा मिली कि इनका ऑपरेशन आज ही करना चाहिए, कम से कम एक आँख की रोशनी इनकी आज ही होनी चाहिए। तो उस समय हम लोगों ने डिसाइड किया ऑपरेशन करने के लिए और टॉपिकल फेको से उनका ऑपरेशन किया। थोड़ा सा आसपास सुनी भी किया गया उनको और उन्होंने इनिशियली कोऑपरेट नहीं किया तो हम लोगों ने उनको काफ़ी कोशिश करके, मशक्क़त करके और सर्जरी कर दी पूरी। जब उनकी सर्जरी पूरी होगी तो जो खुशी थी उनका वो देखने लायक थी। और उस समय मेरे पास बिदर से एक फेलो भी थी जिनका नाम था प्रियंका चांद शेट्टी और डॉक्टर प्रियंका चांद शेट्टी ने मुझे बताया कि ये उनके जीवन का भी पहला अनुभव था कि किस प्रकार से एक ऐसे मरीज का आपने ऑपरेशन किया जो कि देख नहीं सकता था और रिस्क लिया, चैलेंजेस लिए और आज वो देख पा रहा है। सही बात है। जब हमने दूसरी आंख का ऑपरेशन किया कुछ दिनों बाद तो उन्होंने इतनी चिंता नहीं थी उनको कॉन्फिडेंस आ गया था। तो कई बार एक नेत्र सर्जन के रूप में हमारे जीवन में कई बार ऐसे चमत्कार होते हैं जो कि असंभव से संभव वाले होते हैं और कई बार ऐसी प्रेरणा मिलती, कई बार कॉम्प्लिकेशन भी होते हैं, जटिलताएं भी होती हैं, कई बार चैलेंजेस भी आते हैं, लेकिन उन चुनौतियों का सामना करते हुए स्पिरिचुअल कनेक्शन के माध्यम से, आध्यात्मिकता के माध्यम से आप फील कर सकते हो, अपने आप को कनेक्ट फील कर सकते हो और आप ये फील कर सकते हो कि सच्ची भक्ति, सच्ची श्रद्धा और ईश्वर के प्रति प्रेम केवल उन्हीं लोगों की नहीं जो माला जपते हैं या भगवान का नाम लेते हैं। उन लोगों को भी एक चिकित्सक के रूप में हम भी अपने आप को भगवान से कनेक्टेड फील कर पाते हैं या कनेक्शन भगवान से हमारा बहुत ही प्रगाढ़ हो जाता है जब हम किसी ऐसे व्यक्ति के जीवन में रोशनी का माध्यम बनते हैं। सही बात है। और ये
घटनाएं कभी कभी हमारे जीवन में होती है, जिससे हमारा प्रगाढ़, हमारा बिलीफ, हमारा विश्वास और प्रगाढ़ हो जाता है। सर जैसा आपने अभी अपने फेलो के बारे में बताया, तो ऐसे आपके कई स्टूडेंट्स, कई फेलोज रहे होंगे जिन्हें आप मेंटर करते हैं, तो आपका मेंटरशिप स्टाइल क्या है? हमारे पास शून्य चिकित्सालय कोटा में पिछले लगभग 2 दशकों में 50 से अधिक फेलोज आ चुके हैं। उनमें से 20 से अधिक व्यक्ति बाहर से, आउट ऑफ इंडिया से आए हैं, जो कि नेत्र चिकित्सा जगत में नेत्र चिकित्सा विज्ञान की बारीकियों को सीखने ही नहीं, वरन ह्यूमन कनेक्शन, हाउ टू डील विद द पेशेंट, हाउ टू कनेक्ट विद द पेशेंट, हाउ टू हैंडल द पेशेंट, ऑपरेशन के थिएटर में क्या माहौल होना चाहिए, रोगी से बात कैसे की जाती है, डॉक्टर पेशेंट इंटरेक्शन को सीखने के लिए आते हैं। और ये ह्यूमन कनेक्शन, ये एम्पैथी का लेसन और ये कंपैशनेट केयर का जो कहानी है, इसको सीखने के लिए कई लोग आते हैं और पूरे विश्व भर से आते हैं। और ये कहानी एक ऐसी कहानी है जिस पर बहुत सारा कार्य किया जाना बाकी है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में, रोबोटिक सर्जरी के युग में ह्यूमन कंपैशन का कोई मुकाबला नहीं, कोई विकल्प नहीं है। तो सर जैसा भी आपने एआई और रोबोटिक्स की बात कही, तो एआई सर्जरीज, रोबोटिक्स वगैरह ये सब का यूज़ फ्यूचर है मेडिकल लाइन में भी, लेकिन बीइंग अ डॉक्टर आप कैसे डिसाइड करते हैं कि कौन से पेशेंट के लिए क्या सही है क्या नहीं? रोबोटिक आई सर्जरी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चैटबॉट्स, ये जितनी भी क्रांतिकारी तकनीक हैं, इनका भविष्य में बहुत कुछ उपयोग होगा। मेडिकल साइंस भी इनसे अछूता नहीं रहेगा, मेडिकल साइंस में भी बहुत कुछ उपयोग होगा। लेकिन एक नेत्र चिकित्सक के रूप में जो आर्ट ऑफ ह्यूमन कनेक्शन है, जो एक लोगों से जुड़ाव की जो कैपेबिलिटी है, जो लोगों के भावों को समझकर, लोगों के इमोशंस को समझकर उनका उपचार करने की जो टेक्निक है, लोगों की पीड़ाओं को, लोगों के कष्टों को सुनने की जो क्षमता है, वो केवल इंसान में ही है। एआई कभी भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता और एआई कभी भी उसकी जगह नहीं ले सकता। मतलब इमोशंस के मैटर में एआई कभी आगे नहीं निकल सकता। आज भी जब हम नेत्र चिकित्सक के रूप में बैठते हैं, तो हमारा फील्ड, हमारे क्षेत्र में अधिकांश व्यक्ति सीनियर सिटीजन्स आते हैं। और सीनियर सिटीजन से जब आप मिलते हैं, हम उनको नमस्कार प्रणाम करते हैं, उनकी बात सुनते हैं, तो वो इतना खुश होते हैं, इतनी ब्लेसिंग दे के जाते हैं कि खुश रहो बेटा, खुश रहो। कि हमें अपने नेत्र सर्जन बनने का अनेकों गुना आनंद उसमें मिलता है, जब हम किसी सीनियर सिटीजन से ब्लेसिंग्स, उनका आशीर्वाद हमें मिलता है। तो सर जब आपने डॉक्टर बनने का फ़ैसला लिया, जब आपने डॉक्टरी की पढ़ाई करी, वो जर्नी आपने एक्सपीरियंस किया, उसके बाद जब आपने एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट करने की सोची, तो आपको कभी लगा कि ये लाइन या ये दोनों फील्ड बहुत कॉम्प्लिकेट कर देगी चीज़ों को? मैंने जब एज आई डॉक्टर बनने के बाद एंटरप्रेन्योरशिप वाले फील्ड में आने का सोचा, तो ऐसा हमारा कोई प्लान नहीं था, क्योंकि मैं बचपन से ही शुरू से मेडिकल स्टूडेंट है, रेजिडेंट में एकेडमिकली बहुत इंक्लाइंड था। मेरा मुख्य कार्य होता था कि एक यूनिवर्सिटी सेटअप में एक बड़े हॉस्पिटल में काम करो और पेशेंट देखो, पेपर प्रेजेंट करो और कॉन्फ्रेंस में जाओ। तो इसमें मुझे बड़ा मज़ा आता था, बड़ा पैशनेट काम था मेरा ये। जब एंटरप्रेन्योरशिप की बात आई, तो उसकी तैयारी मैंने 1 साल पहले से मैंने कुछ बुक्स के माध्यम से पढ़ना शुरू किया। जब मैंने बाहर जाने का सोचा, तो फिर मैंने जब पढ़ना शुरू किया, तो फिर मुझे लगा कि एंटरप्रेन्योरशिप का फील्ड बड़ा चुनौतीपूर्ण है और मेरा एक्सपीरियंस भी नहीं था इसमें। तो मुझे लगा कि शायद इसमें फेल होने की संभावना ज़्यादा है। और कई लोगों ने बोला भी मुझे, कि इवन घर वालों ने भी बोला हमें कि इसमें आप सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। जैसे कोटा की बात करें, तो कोटा में भी कई सारे डॉक्टर्स थे, तो उन्होंने बोला कि आप सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। लेकिन जितना मुश्किल था उतना मुश्किल लगा नहीं, और इसीलिए फिर मैंने अपनी जर्नी को शेयर किया बाकी डॉक्टर्स से। हालांकि हमारा एक छोटा सा अस्पताल है कोटा में, लेकिन मैंने इस दिशा में 5 किताबें लिखी। और मेरी किताबें हैं सीक्रेट्स ऑफ सक्सेसफुल डॉक्टर, एंटरप्रेन्योरशिप फॉर डॉक्टर्स, डायरी ऑफ एन आई सर्जन, एन आई फॉर द स्काई, और एक हिपोक्रेटिक ओडिसी। तो 5 किताबों के माध्यम से मैंने सभी मेडिकल स्टूडेंट्स को, मेडिकल प्रोफेशनल्स को, डॉक्टर्स को, जो भी डॉक्टर्स एंटरप्रेन्योरशिप के रूप में अपनी जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं, उनको एक संदेश दिया कि किस प्रकार से आप मेरे अनुभव से, हमारे अनुभव से सीख सकते हैं। तो सिंस अब आपके पास सर अच्छे खासे सालों का अनुभव है, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछना सबसे बेहतर रहेगा कि आपके लिए एक परफेक्ट सर्जरी का मतलब क्या होता है? एक फ्लॉलेस टेक्निक या पेशेंट की आंखों की रोशनी?
परफेक्ट सर्जरी जो है वो एक फ्लॉलेस टेक्निक और आंखों की रोशनी से बियॉन्ड है। हमारे लिए परफेक्ट सर्जरी का मतलब होता है कि पेशेंट का टोटल सेटिस्फेक्शन, और उसका मतलब होता है परफेक्ट सर्जरी का कि एक्सीडिंग द एक्सपेक्टेशन। मरीज जितना उम्मीद करके आया है उससे उसको कई गुना ज़्यादा मिले। और इसलिए हम लोग हमेशा, मैंने अपनी बुक्स में लिखा है ABCDEF फॉर सक्सेसफुल डॉक्टर, A फॉर अवेलेबिलिटी, B फॉर बिहेवियर, C फॉर कॉम्पिटेंस, D फॉर डीलिंग विद द एडवर्स आउटकम, E फॉर एक्सीडिंग द एक्सपेक्टेशन एंड F फॉर फीडबैक। तो ये 6 सूत्र मैंने उसमें बताए हैं कि जब आप इन 6 सूत्रों का पालन करते हैं, जब आप 6 सूत्रों को अपने जीवन में अपनाते हैं, तो आप हमेशा पेशेंट के लिए सबसे प्रेफर्ड डॉक्टर रहेंगे। आज जब मेडिकल प्रैक्टिस पर इल्ज़ाम लगाया जाता है, जैसा कि आपने बोला भी था कि आज कट प्रैक्टिस का ज़माना है, लोग कट्स देते हैं, एडवर्टाइज के माध्यम से पेशेंट को बुलाया जाता है, लेकिन इन सब दुविधाओं के बावजूद भी पेशेंट का जो स्नेह है, उसका जो प्यार है, उसका भरोसा है, उसका विश्वास है, वो कभी कम नहीं हो सकता यदि आप इन 6 सूत्रों को अपने जीवन में अपनाते हैं। तो आप क्या चाहते हैं कि लोग आपको एज अ सर्जन याद रखें या एज अ इंसान याद रखें? मुझे एज ए इंसान याद रखना ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि नेत्र सर्जन के रूप में मेरी एक भूमिका है, एक मेरा पार्ट टाइम रोल है, और मुझे एक ऐसा इंसान बनना है जो कि दूसरों के हृदय में अपना स्थान बना सके और दूसरों की बात को सुन सके, उनकी पीड़ा को, उनके आंसुओं को पहुंच सके। और एज ए डॉक्टर मेरी एक भूमिका लिमिटेड है, क्योंकि डॉक्टरी एक मेरा माध्यम जिससे पेशेंट हमारे पास आता है और वो कनेक्ट फील करता है। लेकिन डॉक्टर के साथ साथ हमारा मेन उद्देश्य ये है कि हम एक अच्छे इंसान बने, एक प्रेरक वक्ता बने, एक ऐसे मेंटर बने जो कि मेडिकल स्टूडेंट्स को मोटिवेट कर सकें, इंसानों के अंधेरे जीवन में रोशनी भर सकें और उनकी हौसला अफजाई कर सकें, उनके मन के दर्द को कम कर सकें। सर, आज लाखों सर्जरी करने के बाद अभी भी जब आप ओटी जाते हैं किसी सर्जरी के लिए, तो वो क्या दुआ होती है जो आप मांगते हैं? आज जब भी हम किसी की सर्जरी करने के लिए ओटी में जाते हैं, तो हम एक ही प्रार्थना करते हैं भगवान से कि भगवान ईश्वर इस व्यक्ति की आँखों की रोशनी लौटाने के लिए आपने हमें एक माध्यम बनाया है, करने वाले आप हो और हम एक माध्यम हैं। तो अपना माध्यम जो आपका बना है, वो माध्यम अपना कार्य बेस्ट तरीके से डिलीवर कर सके, उसको वो शक्ति देना और साथ ही रोगी को अपनी ब्लेसिंग देना, जिससे उसकी आंखों की रोशनी आ सके और उसके जीवन में उल्लास और प्रकाश और आशा की नई किरण पैदा हो सके। और जब आप वो प्रार्थना करते हैं, तो वही प्रार्थना इन शब्दों में भी लिखी हुई है, आई ट्रीट ही क्योर्स, आई ट्रीट ही क्योर्स। तो मतलब मैं केवल एक माध्यम हूँ, और कई बार तो मैं अपने मरीजों को जब ऑपरेशन करता हूँ तो ये एक लाइन भी सुनाता हूँ, जो कि बहुत ही सुंदर लाइन है, भजन की लाइन है कि करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तो ये बहुत ही एक इमोशनल डिवोशनल लाइन है, और ये लाइन जब आप सुनते हो, जब इस भाव के साथ आप ऑपरेशन करते हो, तो आपके अंदर अहम का प्रवेश नहीं होता है। और रोगी भी जब, यदि गॉड फॉरबिड, यदि दुर्भाग्यवश किसी की रोशनी भी अगर कम आती है, तो रोगी स्वीकार कर लेता है कि डॉक्टर का, चिकित्सक का भाव था, वो ईश्वर को याद करते उसने ऑपरेशन किया, अपना कर्म पूरा किया, लेकिन शायद हो सकता है कि मेरी किस्मत खराब है या मेरा ही प्रारब्ध खराब है। और ऐसा मेरे साथ कई बार हो चुका है कि जब किसी भी रोगी का एडवर्स आउटकम हुआ, तो रोगी ने मुझे खुद आगे रहकर ये बात बताई। और इस बारे में मैं एक घटना का उल्लेख करना चाहूँगा कि एक बार मेरे पास टेक्सास से एक डॉक्टर, जो कि पीडियाट्रिशियन थी, अपनी मम्मी का ऑपरेशन कराने के लिए आई। मैंने उनको ऑपरेशन थिएटर में अंदर बुलाया, सर्जरी स्टार्ट हुई, और सर्जरी करते करते अचानक माताजी को बहुत तेज़ी से छींक आई, उनका हेड मूवमेंट हुआ। हालांकि सर्जरी बिल्कुल बीच में थी, और अचानक मूवमेंट होने से, छींक आने से, खांसी आने से उन्होंने अचानक अपना सिर हिला दिया और सर्जरी कॉम्प्लिकेशन हो गया। और जब कॉम्प्लिकेशन हुआ तो उनको मोतियाबिंद का कुछ पीछे नीचे पर्दे पे ड्रॉप हो गए। तो मैंने उनको बताया कि ऐसा ऐसा हो गया है।
तो मुझे पहले लगा था कि शायद डॉक्टर जो मैम अंदर आई हैं वो काफ़ी गुस्सा हो गई, काफ़ी नाराज़ होंगी, काफ़ी परेशान होंगी कि हमने तो विश्वास करके आपको इंडिया में कराया और ये हालत होगी, मेरी मम्मी की आँख का कॉम्प्लिकेशन हो गया। उन्होंने मुझे ये बोला कि डॉक्टर साहब मेरी मम्मी का पहले भी ऑपरेशन हुआ था, उसमें ऐसा ही हो चुका था। वो हमारी किस्मत है, इनकी किस्मत है। जब इनका यूट्रस का ऑपरेशन हुआ था तो यूरेटर कट गया था। तो मुझे लगा कि कई बार रोगी अपने प्रारब्ध को मानते हुए उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, जो कर कि मैंने लिया। सोचा नहीं था। और फिर बाद में उनका ऑपरेशन हुआ, रेटिना जो हमारे रेटिना सर्जन हैं डॉक्टर अभिषेक कोठारी, उन्होंने उनका ऑपरेशन किया और लेंस डाला। उसके बाद में उनकी विज़न 6/9 आ गई, अच्छी विज़न आ गई। लेकिन जिस तरीके से जब मैंने उनको बताया कॉम्प्लिकेशन के बारे में, तो जिस तरीके से उनकी प्रतिक्रिया उनका रिएक्शन था, उनकी प्रतिक्रिया थी, वो देखने लायक थी। और मुझे लगा कि शायद ऐसा मैं भी उनसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि वो ऐसा बताएँगी। थैंक यू सो मच सर, आपने इतना वैल्यूएबल टाइम दिया हमें। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच। हम उम्मीद करते हैं कि लिसनर्स ने सिर्फ एक स्टोरी नहीं, एक डायरेक्शन भी बनाई होगी। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए थॉट के साथ। टिल देन टेक केयर एंड कीप सीइंग द वर्ल्ड विद क्लैरिटी।